की सबसे बड़ी डिग्री है पीएचडी और आप उसी का इंटरव्यू देने जा रहे हो। पूर्ण आहुति तो मांगती है दोस्त। इंटरव्यू में अपनी 100% चीज़ों को झोंक दो, बाकी सारी चीज़ें ईश्वर पे छोड़ दो। जय हिंद साथियों, सबसे पहले आप सभी लोगों को पीएचडी इंटरव्यू की ढेर सारी शुभकामनाएं। गोरखपुर विश्वविद्यालय में पीएचडी इंटरव्यू की जो फाइनल कंडक्ट डेट है वो 20 अप्रैल यानी कि कल से स्टार्ट होगा और 27 अप्रैल तक चलेगा। उससे पूर्व आपको क्या क्या तैयारियां कर लेनी चाहिए जिससे इंटरव्यू में आपको कोई भी दिक्कत ना हो, जिससे आपका सिलेक्शन हो जाए। आप लोग ये मान के चलिए कि ये फाइनल इंटरव्यू सिलेक्शन राउंड है, इसी में आपको अपना पूर्ण आहुति देना है। आज की इस वीडियो में मैं जो चीज़ें आपको बताऊंगा बस उतनी तैयारी करके आपको इंटरव्यू तक जाना है। आज की वीडियो की रूपरेखा आप लोग समझ लीजिए। पहला तो हम लोग डॉक्यूमेंट के बारे में बातचीत करेंगे, क्या क्या डॉक्यूमेंट होने चाहिए और क्या डॉक्यूमेंट नहीं है तब भी काम चल जाएगा। और रिसर्च प्रपोजल में क्या गलतियां अभी तक कर रहे हैं। मेरे पास कम से कम सैकड़ों रिसर्च प्रपोजल की प्रोफाइल आ गई चेक करने के लिए और बनाने के लिए। उसमें क्या क्या लोग गलतियां कर रहे हैं और क्या नहीं करनी चाहिए वो, और बेसिक क्वेश्चन की तैयारी कैसे करनी है, जो नॉर्मल क्वेश्चन है जो हमेशा रिपीट होते हैं और प्रोफेसर वो हमेशा पूछता है एग्जामिनर। और ये आपका फाइनल सिलेक्शन राउंड है, इसी के बाद आप सेलेक्ट हो जाओगे। ऐसा नहीं है कि इसके बाद कोई और इंटरव्यू कोई और एग्जाम होने वाला नहीं। और आप जो ये इंटरव्यू दे रहे हो इसका रिजल्ट कब तक आ जाएगा उस पर भी हम लोग बातचीत करेंगे। तो चलिए आज की इस वीडियो में आपको सारी चीज़ें वन बाय वन करके बताते हैं। पहला तो इंटरव्यू की तैयारी से एक दिन पूर्व आपको वो सारे काम कर लेने हैं जो मैं अभी बताने जा रहा हूँ। सबसे पहले आपको अपनी 10th से लेके पीजी तक के सारे ओरिजिनल डॉक्यूमेंट होने चाहिए। ओरिजिनल कहाँ से लेके 10th से लेके पीजी तक का यानी कि पोस्ट ग्रेजुएशन तक का। और इसके साथ ही साथ आपका यूजी और प्लस पीजी इनकी डिग्री भी होनी चाहिए, इनकी डिग्री भी होनी चाहिए। इसके अलावा आपने यदि नेट पास किया है, नेट या जेआरएफ, इसका स्कोर कार्ड और इसका सर्टिफिकेट। लेकिन जो लोग दिसंबर में अभी पास हुए होंगे 2025 दिसंबर में, उनका अवार्ड लेटर नहीं आया होगा, सर्टिफिकेट नहीं आया होगा, तो आप लोग अपना रिजल्ट लेके जाएंगे, चाहे नेट वाले होंगे चाहे जेआरएफ वाले होंगे। और जिन्होंने ओनली पीएचडी क्वालिफाई किया वो भी अपना रिजल्ट लेके जाएंगे। बाकी जिनके पास ये नेट जेआरएफ का कोई स्कोर नहीं या पास नहीं है उनको कोई आवश्यकता नहीं। ठीक, इसके अलावा आपको अपना आधार ले जाना है और अपना आय, जाति प्लस निवास ये ले जाना है। और इसके अलावा आपको 2 फोटो ये आपको लेके जाना है। इतनी बात की चीजें क्लियर कर लीजिए। कितने प्रतियों में सर कितना लेके जाएं? ओरिजिनल तो चाहिए, इसकी 2 प्रतियां ये आपके पास होना चाहिए कंपलसरी। अब इसके अलावा बहुत सारे लोगों का सवाल रहता है कि सर मेरा यूजी यानी कि ग्रेजुएशन पोस्ट ग्रेजुएशन की मार्कशीट है और तीनों ईयर का ले जाना, ग्रेजुएशन की तीनों ईयर का, पोस्ट ग्रेजुएशन का 2 ईयर की मार्कशीट ले जाना। ऐसा नहीं फाइनल ईयर लेके पहुंच जाओ, सारी मार्कशीट लेके जानी है। अब यदि आपके पास डिग्री नहीं है या निकलवा नहीं पाए हैं तब भी कोई दिक्कत नहीं, कोई हेडेक वाली बात नहीं है। आय जात निवास अगर आपने बनने के लिए दिया है या करेक्शन करने के लिए दिया है, आपको मिल नहीं पा रहा है तो हेडेक लेने की जरूरत नहीं है। पूरा फोकस करो इंटरव्यू पे। क्यों? क्योंकि डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन इंटरव्यू के बाद हो भी जाएगा। जब आपका इंटरव्यू सिलेक्शन की जो फाइनल लिस्ट है जब वो आएगी उसके बाद भी आपका डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होना है, इसलिए घबराने की कोई बात नहीं। जिसके पास है वो लेके जाएगा, इसमें से जिसके पास जितना डॉक्यूमेंट है वो पूरा लेके जाएगा। और आज ही फोटो कॉपी करा के और 2-2 प्रतियों में करके अपना एक अलग बैग बना लो। किसका बैग? पीएचडी का बैग। उसी में सारी चीज रखनी है। और इसमें क्या ले जाना है? आपने जो ऑनलाइन किया था किसके लिए? रेट के लिए, यानी कि डीडीयू में जो ऑनलाइन किया था वो चाहिए, फॉर्म, वो फॉर्म चाहिए। और आपका जो एडमिट कार्ड आया था, एडमिट कार्ड इसका रेट का डीडीयू का ये चाहिए। और जो आप लोगों ने क्वालिफाई फॉर इंटरव्यू लिखा है ना, इंटरव्यू लिखा है वो वाला रिजल्ट भी चाहिए। तो इतना डॉक्यूमेंट 2-2 प्रतियों में करके लेके जाएंगे और ओरिजिनल डॉक्यूमेंट लेके जाएंगे। बात एकदम क्लियर? समझ गए? वीडियो को लाइक कर दो, चैनल को सब्सक्राइब कर लो। इतनी चीज समझ गए, इसमें गलती नहीं करनी है। अगर कोई नहीं है तो कोई दिक्कत नहीं, फोकस इंटरव्यू प्रेजेंटेशन। ओके, चलिए अब अगली बात कर लेते हैं। रिसर्च प्रपोजल में क्या क्या बच्चे गलतियां कर रहे हैं। पहला चीज तो आपके पास रिसर्च प्रपोजल होना ही चाहिए, रिसर्च प्रपोजल होना ही चाहिए, ये कंपलसरी है। बना नहीं है तो बना लो, नहीं बना पा रहे हो तो किसी से बनवा लो या हमसे ही संपर्क कर लो, आपका काम हो जाएगा। अब इसमें क्या गलतियां कर रहे हैं लोग? जो पहला पेज है, पहला पेज
पहला पेज इसमें गलती कर रहे हैं, इंडेक्स में गलती कर रहे हैं, और तीसरी जो गलती है वो चैप्टर में कर रहे हैं, चैप्टर में कर रहे हैं। जितने भी रिसर्च प्रपोजल मेरे पास आए हैं उसमें मैंने देखा है कि क्या गलतियां कर रहे हैं। सैकड़ों रिसर्च प्रपोजल आए हैं मेरे व्हाट्सएप नंबर पे, ठीक। अब इसमें पहली गलती क्या कर रहे हैं, लोगों को फर्स्ट पेज बनाना आता ही नहीं है, किसी से बनवाया वो बना के दे दिया, किसी ने गूगल किया है, किसी ने एआई यूज किया है, वो गलती कर रहे हैं। और बहुत सारे लोग इंडेक्स ही नहीं बना रहे हैं। आपको याद रखना, चैप्टर आपको बहुत ज़्यादा अगर रखना है तो आप 8 से लेके 12 चैप्टर के बीच में रहे, इससे कम ही रहे, 20, 22, 24, 25 चैप्टर ना रहे। पहला चीज़ ये जान लीजिए। दूसरा चीज़ क्या है, जो आप चैप्टर लिखेंगे ना, जैसे मान लीजिए आपने इंट्रो लिख दिया, इंट्रोडक्शन, अब इसी में समस्या वगैरह सब आ जाएंगी। अब लेकिन कुछ लोगों ने क्या किया, इंट्रोडक्शन के नीचे भी सब टाइटल उसको भी चैप्टराइज कर दिया है। ये सारी चीज़ें नहीं करनी है। पहला चीज़, चैप्टर कम रहेगा, सब टाइटल के अंदर सब टाइटल नहीं रहेगा, मतलब टॉपिक के अंदर सब टॉपिक नहीं लिखना है इंडेक्स में। मेजर टॉपिक, ऑब्जेक्टिव, हाइपोथेसिस, मेथोडोलॉजी, रेफरेंसेस, इंट्रोडक्शन, लिटरेचर ऑफ रिव्यू, है ना, सिग्निफिकेंस ऑफ स्टडी, ये सारी चीज़ें लिखनी है। अब इसमें क्या गलती कर रहे हैं, बहुत सारे लोग तो निष्कर्ष भी लिख दे रहे हैं, निष्कर्ष नहीं लिखना है। इस बात को जान लीजिए, बहुत सारे लोग गलती कर रहे हैं। मैं बार-बार वीडियो बना रहा हूँ, सिर्फ आपके लिए मेहनत कर रहा हूँ भाई। आप लोग ये गलती बिल्कुल मत करिए। अगर ये गलतियाँ हुई हैं तो इसको सही कर लो आजकल में जाके, और अपने बैग में रख लो, पीएचडी वाले बैग में, उसमें लिख दो पीएचडी। पहला पेज इंडेक्स में प्रॉपर लिखना है सीरियल नंबर, है ना, क्या लिखना है, अरे भाई इधर लिख देना सीरियल नंबर, इधर लिख देना है टाइटल, इधर लिख देना पेज नंबर। ये 3 कॉलम बना लेनी है, ये 3 कॉलम बना लेनी है। ये 3 कॉलम, यहाँ नंबर 1, यहाँ इंट्रोडक्शन देखो कितने पेज में है, अच्छा इंट्रोडक्शन 1 से लेकर 2 पेज में है। उसी तरह लिटरेचर ऑफ रिव्यू सीरियल नंबर 2, लिटरेचर ऑफ रिव्यू पेज नंबर कितने में है, 2 से लेकर 4, है ना। मेथोडोलॉजी आ गया, मेथोडोलॉजी कितने में है सर, मेथोडोलॉजी 4 से लेकर 4 में, मतलब 1 पेज में है, तो वो लिख लेना। इंडेक्स इस तरह से तैयार करना है। अब जो फर्स्ट पेज वाली बात आ रही, बहुत गलती कर रहे हैं, मैंने इसके लिए ऑलरेडी वीडियो बना दिया था, लेकिन फिर भी आप लोग सुन लीजिए। रिसर्च प्रपोजल में क्या लिखना, नहीं, रिसर्च प्रपोजल के पहले पेज में क्या लिखना है, यहाँ आपका टॉपिक रहेगा, एकदम ध्यान से सुनिए। यहाँ यूनिवर्सिटी का लोगो रहेगा, DDU का। यहाँ आपका शोध निदेशक रहेंगे, यहाँ पे शोधार्थी कौन, आप शोधार्थी, और यहाँ पे आपका नाम रहेगा, यहाँ पे आपका रोल नंबर रहेगा, ठीक। रोल नंबर के आगे रोल नंबर लिख देना। शोध निदेशक के नीचे कुछ नहीं लिखना है, क्योंकि आप गाइड अभी मिले नहीं है। और सबसे ज़रूरी चीज़, इस लोगों के नीचे लिखना है, क्या लिखना है, ध्यान से सुन लीजिए, यही फर्स्ट पेज है, ध्यान से सुनना। दीनदयाल उपाध्याय गोरखपुर विश्वविद्यालय के हिंदी विभाग में PhD उपाधि की आंशिक पूर्ति हेतु प्रस्तुत शोध प्रस्ताव की रूपरेखा। ध्यान से सुनिए, दीनदयाल उपाध्याय गोरखपुर विश्वविद्यालय के हिंदी विभाग में PhD उपाधि पूर्ति हेतु प्रस्तुत आंशिक शोध प्रस्ताव की रूपरेखा। समझ में आ गया, यही लिखना है। कहाँ पे, यहाँ पे लिखना है। और जो आपका पेज है, उस पेज के चारों तरफ इस तरह से अंडरलाइन जरूर हो, ऐसा नहीं कि पेज खाली है और ये अंडरलाइन चारों तरफ, ये हर पेज में होना चाहिए, ठीक। पहला पेज में गलती नहीं करना है, चैप्टर में गलती नहीं करना है, निष्कर्ष नहीं लिखना है, इंडेक्स जरूर इंक्लूड होना चाहिए, तभी आपका रिसर्च प्रपोजल परफेक्ट और सही माना जाएगा, और आप सीरियस कैंडिडेट की लिस्ट में आप आएंगे, और आपको मान लिया जाएगा ये बच्चा एकदम सीरियस है और सचमुच PhD करने के लिए ही आया है, ठीक। समझ गए ना, चलिए, थैंक यू समझने के लिए। अब बेसिक क्वेश्चन में क्या है, सबसे पहले अक्सर ये सवाल पूछ लिया जाता है, अपने बारे में बताओ। इसके बारे में, खुद के बारे में बताओ, है ना। सबसे मुश्किल सवाल होता है खुद के बारे में बताना। आपको क्या चीज़ें करनी है इंक्लूड, जब खुद का इंट्रोडक्शन आप दे रहे हो, बता रहे हो, आपको प्रॉपर करना है अपना नाम, क्या बताना है, अपना नाम, ठीक। आपने जो पढ़ाई किया है PG तक की, वो बात करनी है कि मैंने पोस्ट ग्रेजुएशन किया है इस विश्वविद्यालय से या इस डिग्री कॉलेज से, ठीक। और अपना डिस्ट्रिक्ट बता देना है, अपना डिस्ट्रिक्ट मतलब जिला बता देना है। बहुत ही शॉर्ट में ये रहेगा आपका इंट्रो। प्रॉपर मत बताने लगना कि मैंने 2 बार एग्जाम दिया है, 3 बार नेट क्वालिफाई किया, 4 बार JRF हो गया, ये सब बाद में चीज़ें बताई जाएंगी, इतना टाइम नहीं रहता है, जल्दी से इसको बता नहीं पाओगे, इससे पहले दूसरा बेसिक क्वेश्चन आ जाएगा। आपका इंट्रोडक्शन खत्म नहीं होगा, उससे पहले दूसरा जो एग्जामिनर होगा, इंटरव्यू लेने वाले प्रोफेसर होंगे, पूछने लगेंगे, बेटा ये टॉपिक क्यों चुना, बेसिक क्वेश्चन, टॉपिक क्यों चुना,
क्यों चुना? भाई ये टॉपिक आपने क्यों चुना? ये दूसरा क्वेश्चन हो जाएगा, बेसिक क्वेश्चन है ये। इस पे पीएचडी ऑलरेडी बहुत हो गई है बेटा, आप इस पे नया क्या करने वाले हो? आ, आपको रिसर्च गैप कहाँ से मिला? आपको रिसर्च गैप कहाँ से मिला? शोध अंतराल आपको कैसे पता चला कि इसी पे ही पीएचडी करनी है? इन सारे सवालों के आंसर आप लोग खोज के रखे रहना, और ढंग के आंसर, सामान्य आंसर नहीं बताना है। याद रखना, सामान्य मतलब जनरलाइजेशन नहीं करना। समझ पाए? चौथा पूछा जाएगा कि आप इसमें नया क्या करने वाले हो भाई? आप इसमें नया क्या करने वाले हो? अरे भाई इस पे बहुत सारे, और इस बात को आप लोग जानते रहिए, आपने जो सोचा होगा, जो कहा होगा, सारे पे पीएचडी हो गई है, सब कुछ। नहीं विश्वास होता, शोध गंगा पे जाके चेक करिए। लेकिन ये जो बेसिक क्वेश्चन है, अपने बारे में बताओ, ये टॉपिक आपने क्यों चुना? इस पे ऑलरेडी पीएचडी बहुत हो गई है ना? इस पे आप नया क्या करने वाले हो? आपको रिसर्च गैप कहाँ से पता चला? शोध अंतराल कहाँ से पता चला? और अगला पूछा जाएगा, आपने लिटरेचर रिव्यू किया कि नहीं? साहित्य समीक्षा किया कि नहीं? आपको यस ही बताना है, याद रखना, यस बताना है। ईमानदारी तो ठीक है, लेकिन कुछ जगह थोड़ी सा झूठ बोल देना चाहिए, जहाँ अपने फ्यूचर का सवाल हो, और जहाँ, जबकि प्रोफेसर को भी पता है कितना पढ़ने वाले आप हो, उनको भी पता है, लेकिन आपको इसलिए बोलना है क्योंकि आपने रेफरेंसेस लिख रखा है। किसमें? रिसर्च प्रपोजल में, संदर्भ में। संदर्भ आपने लिख रखा होगा लास्ट में कि आपने यहाँ से पढ़ा, आपने यहाँ से पढ़ा, उसका रेफरेंसेस जो होता है, संदर्भ जो होता है, उसमें आप लिपिबद्ध करते हैं, बताते हैं चीज़ों को। समझ पा रहे हो ना? इसलिए जब पूछेंगे लिटरेचर रिव्यू आपने किया, तो कहना हाँ। कहाँ से किया सर? शोध गंगा पे पढ़े थे सर, गूगल स्कॉलर पे पढ़े थे सर, और हमारे यहाँ लाइब्रेरी थी यूनिवर्सिटी में, वहाँ भी पढ़े थे, और अपने सर से भी डिस्कशन किए थे। ये सारी चीज़ें आपको बतानी है। ये बेसिक क्वेश्चन है। बाकी जो भी पूछा जाएगा कि चलिए बताइए आपने जो रिसर्च प्रपोजल बनाया है उसकी मेथोडोलॉजी क्या है, तो आपको अपने ही रिसर्च प्रपोजल से ही देख के बताना है। और हाँ, एक बहुत बड़ी चीज़ मैं बताना भूल गया, वो भी बताना है। रिसर्च प्रपोजल की 3 प्रतियां बनवा लेना। रिसर्च प्रपोजल की 3 प्रतियां बनवा लेना, 3 प्रतियां। रिसर्च प्रपोजल की 3 प्रतियां बनवा लेना। उन तीनों प्रतियों को एक प्रोफेसर ये, एक प्रोफेसर ये, एक ये, ठीक, वो बनवा लेनी है। अब इसी में एक चीज़ और सुन लीजिए, तब इसकी बात कर रहा हूँ मैं। अपना जो पीपीटी बनाना है, पीपीटी, अक्सर इसको लेकर कन्फ्यूजन रहता है बच्चों में। पीपीटी क्या बनाना है? आपने जो भी मैटर रिसर्च प्रपोजल बनाया उसको छाँटना काटना नहीं है भाई। सीधा गूगल पे जाइए या किसी साइबर कैफे पे या कंप्यूटर वाले को बोलिए, सर ये मेरा पीडीएफ है, इसको पीपीटी में कन्वर्ट कर दीजिए। पीडीएफ ऐसे रहता है, पीपीटी ऐसे हो जाता है, बस इतना अंतर है। बहुत सारे लोग आपको ज्ञान भी देंगे, बताएंगे अरे पीपीटी में चीज़ें कम की जाती है क्योंकि पेन ड्राइव में रहता है, आधा काट के लिखो। अरे भाई जब डिजिटल बोर्ड पे लग जाएगा, उनके हाथ में, प्रोफेसर के हाथ में पूरा मैटर है, तुम्हें डिजिटल बोर्ड में बताना है, सारी चीज़ें तुम्हें याद भी नहीं है। अब डिजिटल बोर्ड में चलना शुरू हो गया, सर स्क्रॉल करें, हाँ नेक्स्ट नेक्स्ट बताओ। आप बेटा ये तो गलत बता रहे हो, कॉपी में कुछ और लिखे हो, इसलिए पीपीटी पूरा रहेगा, कम मत करना, ठीक। इसकी बात हो गई। अब ये वाली बात आप लोग याद रखना, बेसिक क्वेश्चन जो भी सवाल पूछे जाएंगे रिसर्च प्रपोजल से ही पूछे जाएंगे, आपके विषय से नहीं पूछा जाएगा, आपके विषय से नहीं पूछा जाएगा। जो कुछ पूछा जाएगा रिसर्च प्रपोजल से ही पूछा जाएगा। ये बात आप समझ गए। अब अगली जो बड़ी इंपॉर्टेंट चीज हो जाती है, अगली भाई यही है फाइनल राउंड, यही है फाइनल राउंड, यही है फाइनल राउंड। ये फाइनल राउंड कैसा है? सिलेक्शन का फाइनल राउंड है। इसके बाद कोई एग्जाम नहीं, कोई इंटरेस्ट नहीं, कोई इंटरव्यू नहीं, कोई टेस्ट नहीं, कुछ नहीं। अगर इसी इंटरव्यू को आपने पास कर लिया ना, तो आप भारत की सबसे बड़ी डिग्री पीएचडी कर रहे होंगे, रिसर्च कर रहे होंगे। आप सिर्फ स्टूडेंट नहीं रह जाएंगे, आप रिसर्च स्कॉलर हो जाएंगे। आप न्यू आइडिया, न्यू कॉन्सेप्ट, न्यू थॉट पे काम कर रहे होंगे। वो कहते हैं ना कि मुझे मौका ही नहीं मिला, अब आपको मौका मिलेगा अपनी विचार को, अपनी थॉट को, अपनी न्यू नॉलेज को, न्यू आइडिया को, जो आप सोचते हो इस दुनिया को लेके, जो आपका नज़रिया इस दुनिया को लेके, जो आपका नज़रिया अपने टॉपिक को लेके, उस पे काम करने का मौका अब आपको मिल रहा है। जाओ, छा जाओ, लिख देना सारी चीज़ें, इसीलिए तो आप आए हो पीएचडी करने, है ना। याद रखना ये फाइनल इंटरव्यू राउंड है। अब फाइनल इंटरव्यू राउंड है तो इसमें आपका जो माइंड सेट है ना भाई, वो एक स्कॉलर की तरह रहना चाहिए, ना कि एक स्टूडेंट की तरह। आप एक स्कॉलर बन रहे हो, आप स्टूडेंट नहीं रह गए, आप एक रिसर्चर हो गए। रिसर्चर, रिसर्चर भाई, शोधार्थी आप हो गए, शोधार्थी। शोध करने वाला व्यक्ति शोधार्थी कहलाता है। शोध क्या है? न्यू चीज़ें खोजना, या जो बहुत पुरानी चीज़ें हैं उसमें परिमार्जन करके उनको आज के समय के अकॉर्डिंग अप्लाई करना, अप्लीकेबल लायक बनाना। इसलिए आपका माइंडसेट स्कॉलर जैसा होना चाहिए, स्टूडेंट से 10 कदम आगे वाला होना चाहिए। और इसमें क्या करना, फाइनल राउंड में ड्रेस बहुत मायने रखता है भाई।
ड्रेस बहुत मायने रखता है। बहुत सिंपल सादा में जाइए। आप किसी फैशन में नहीं जा रहे हैं, कटवाक में नहीं जा रहे हैं, शादी में नहीं जा रहे हैं, बारात नहीं जा रहे हैं और ना ही तुम्हारे घर ऐसा कोई फंक्शन है जिसमें ढेर सारे मेकअप की ज़रूरत है और ढेर सारे दिखावे वाले कपड़े की ज़रूरत है। ठीक? आपका फॉर्मल ड्रेस होना चाहिए, चाहे लड़का हो या लड़की, फॉर्मल ड्रेस होना चाहिए। एटीट्यूड आपका कैसा होना चाहिए भाई? एटीट्यूड आपका पॉजिटिव होना चाहिए, पॉजिटिव। आपका एटीट्यूड कैसा होना चाहिए? पॉजिटिव एटीट्यूड होना चाहिए। चीज़ें जो समझ में आती हैं बताओ, जो नहीं समझ में आती हैं उसको सिंपल तरीके से कहो सर पता नहीं है। नहीं सुनाई देता है, आप सर से कहिए सर क्वेश्चन नहीं सुन पाया, एक बार आप क्या और पूछ सकते हैं? भाई मैं ये सब झेला हुआ हूँ, मुझे पता है और मैं आप सभी से मिलने वाला हूँ गोरखपुर विश्वविद्यालय में 20 से लेकर 27 के बीच में ऑन कैंपस ही रहूँगा। आप सभी लोग मुझे इस नंबर पे सिर्फ व्हाट्सएप करेंगे 9473703166। कहीं पे कोई दिक्कत आती है तो आप लोग मुझे इस नंबर पे सिर्फ व्हाट्सएप मैसेज करेंगे और व्हाट्सएप चैनल को जाके ज्वाइन कर लीजिए। गोरखपुर विश्वविद्यालय में मैं रहूँगा, जो मिलना चाहे वो आराम से मिल सकता है, लेकिन 2 घंटे पहले पूर्व सूचना दे देना। ठीक? तो ये सारी चीज़ें आपको करना है। फाइनल सिलेक्शन राउंड है, माइंडसेट प्रॉपर होना चाहिए, डॉक्यूमेंट ओके होना चाहिए, रिसर्च प्रपोजल ओके होना चाहिए, बेसिक क्वेश्चन आपको समझ में आनी चाहिए और ये सब कुछ आप तैयार कर लेंगे इंटरव्यू के 1 दिन पहले। कल से इंटरव्यू भी चल रहा है, आज ही और कल मिला के आप सारे लोग अपने सारे डॉक्यूमेंट सारी चीज़ें ओके कर लीजिए, सारी चीज़ें समझ लीजिए। ठीक? अब बहुत सारे सवाल रहता है लोगों को लेके, सर हमारा ये इंटरव्यू तो सर हो जाएगा, सर मेरा रिजल्ट कब आएगा? अब रिजल्ट सुन लीजिए, आपका इंटरव्यू कब से कब है? आपका इंटरव्यू 20 से लेकर 27 अप्रैल के बीच में है और आपका जो रिजल्ट है ना? आपका जो रिजल्ट आपका है वो रिजल्ट में मई के फर्स्ट वीक में, मई के प्रथम सप्ताह में सबका रिजल्ट आउट हो जाएगा और सबकी फीस मई की लास्ट तक सबकी फीस भी सबमिट हो जाएगी, जो बच्चे सेलेक्ट हो जाएंगे। और हाँ, बहुत सारे लोगों का सवाल रहता था कि एफिडेविट याद रखिए, बनवा के रख लीजिए। ये तब लगेगा जब आपका इंटरव्यू सिलेक्शन हो जाएगा, इंटरव्यू का रिजल्ट आ जाएगा, उसके बाद आपको फिर से डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के लिए बुलाया जाएगा। उसमें आपका क्या लगने वाला है? एफिडेविट और आपके सारे ओरिजिनल डॉक्यूमेंट लगने वाले हैं। लेकिन जब इंटरव्यू के बाद बुलाया जाएगा ना, तब कोई भी कागज़ आपके पास कम नहीं होना चाहिए, इतना याद रखना। अब थोड़ी-सी चीज़ और मैं चर्चा कर देना चाहता हूँ, जो बहुत सारे लोग पूछते हैं कि सर डीडीयू के बारे में थोड़ी-सी बात बता दीजिए, सर डीडीयू और विश्वविद्यालय से कैसे अच्छा है? देख लीजिए, डीडीयू जो है वो नैक प्लस है भाई, आप लोग जान लीजिए, नैक प्लस मतलब इसकी जो रैंकिंग है बहुत अच्छी है और स्टेट यूनिवर्सिटी यानी कि राज्य विश्वविद्यालय में इसका टॉप रैंक है। अब चाहे फैसिलिटी की वजह से हो, चाहे अपने मुख्यमंत्री की वजह से हो, विश्वविद्यालय में आना, सारी चीज़ें घूम के देखना, सब आपको समझ में आ जाएगा। ठीक? विश्वविद्यालय अच्छा है, सचमुच अच्छा है। और फीस की बात अगर करें, फीस बहुत कम लगता है। अन्य विश्वविद्यालयों की अपेक्षा इसकी फीस जो है मुश्किल से वो 13,500 लगेगा एडमिशन का और 5,500 रुपया आपका पर सेमेस्टर की फीस लगने वाली है। हाँ, और इसका जो कल्चर है ना गोरखपुर विश्वविद्यालय का, पढ़ाने वाला कल्चर है, इसलिए आपका एडमिशन यहाँ होना बहुत ज़रूरी है। यहाँ पे कोई भी विश्वविद्यालय का टीचर या कॉलेज का टीचर अगर आप जेआरएफ हैं तो आपका साइन बड़े आराम से हो जाएगा। अन्य विश्वविद्यालय में जेआरएफ वालों की जब साइन होती है, या तो मिठाई लेके जाओ, या तो कपड़ा लेके जाओ, या तो उन्हें कुछ पैसा दो, या खिलाओ-पिलाओ, या उस प्रोफ़ेसर का काम करो, तब आपके जेआरएफ पे साइन होगा। लेकिन हमारे यहाँ विश्वविद्यालय का कल्चर बहुत अच्छा है। आप जेआरएफ बड़े आराम से साइन हो जाएगी, 50,000 45,000 पर मंथ आपको बड़े आराम से मिलेगा। 1 रुपया कोई प्रोफ़ेसर नहीं लेगा, ना किसी को मिठाई देना, ना कपड़ा देना, ना किसी प्रोफ़ेसर पे कुछ खर्च करना। तो ये सारी चीज़ें मुझे लगा कि इसकी पूर्ण आहुति आपको दे देनी चाहिए, क्योंकि एग्ज़ाम बड़ा है, ड्रीम बड़े हैं, प्रोफ़ेसर बनना, हायर एजुकेशन में जाना है, इसलिए ये ज़रूरी चीज़ें थी। मुझे लगा आपको बता देना चाहिए, क्योंकि सभी लोग सीरियस कैंडिडेट हैं, मेरा वीडियो लगातार देख रहे हो, तो ये मेरी भी अपनी ज़िम्मेदारी है कि आप लोग मुझे देख रहे हो, तो मेरी खुद की नैतिक ज़िम्मेदारी है कि आपको सही चीज़ें सही समय पे उपलब्ध कराना। आज का वीडियो कैसा लगा कमेंट करके बता देना। मेरा यूट्यूब चैनल सब्सक्राइब कर लीजिए, व्हाट्सएप चैनल ज्वाइन कर लीजिए। चलिए मिलते हैं एक नए वीडियो में, कहीं कोई दिक्कत होगी तो व्हाट्सएप करिए, मिलते हैं, बात करते हैं। जय हिंद, जय भारत।